नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आखिरकार किस प्रकार जेआरएफ हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, अपना जो स्कोर है 90 प्लस, यानी कि दोस्तों 150 में से 90 प्लस क्वेश्चंस किस प्रकार से सही करने हैं, कौन सी रणनीति अपनाई जाए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके जो है इतना स्कोर हम लेकर आ सकते हैं। और विशेषकर हम इतिहास विषय की बात करेंगे और किन किन टॉपिक्स को प्राथमिकता देनी चाहिए उनकी भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानेंगे इस सेशन के अंदर हाउ टू स्कोर 90 प्लस। ठीक है ना, दोनों पेपर को मिला के हम 90 प्लस स्कोर कैसे लेके आ सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है वह धीरे 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 आसमान छूती जा रही है ना। तो देखिए दोस्तों, 90 से ऊपर जो नंबर होते हैं, यानी कि 90 प्लस स्कोर जब होता है, तब विद्यार्थी बड़ा सेफ जोन में महसूस करता है ना। वो सोचता है कि हाँ भाई, आराम से जेआरएफ हो जाएगी। 90 से लेके 100 के बीच में दोस्तों जेआरएफ के चांसेस बनते हैं। ठीक है, अदरवाइज नेट तो डेफिनेटली हो ही जाती है 90 प्लस होने पर। ठीक है, तो दोस्तों ये एक सेफ स्कोर है। हम क्या कह सकते हैं, ये एक सेफ स्कोर है। तो दोस्तों, ऐसा सेफ स्कोर किस रणनीति को फॉलो करते हुए लिया जाए, या फिर किस आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि इतना सेफ स्कोर हम हासिल कर ले। और दोस्तों, जब सेफ स्कोर हमारा आ जाता है, तब हम बड़े आराम से और बड़े इत्मीनान से खुशी खुशी जो है फाइनल रिजल्ट का भी इंतजार करते हैं। अदरवाइज जब किसी के नंबर जो है एक दो नंबर ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि 80 से लेके 85 के बीच वाले बच्चों की स्थिति क्या रहती है, वे अक्सर फोन करके पूछते हैं कि गुरुजी नेट हो जाएगा क्या। वो ये नहीं कहते जेआरएफ हो जाएगा क्या, क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे मामला जा सकता है। लेकिन नेट को लेकर भी वे जो है बड़ी ही कंफ्यूजिंग स्थिति में रहते हैं कि सर 83 बने हैं, 84 बने हैं, नेट हो जाएगा या नहीं होगा। तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि हाँ भाई, किनारे वाली स्थिति है। हाँ, लेकिन 90 प्लस यदि आप स्कोर करते हो तो दोस्तों सेफ जोन माना जाता है। बाकी दोस्तों, कट ऑफ पर डिपेंड करता है पेपर किस लेवल का है, कैसा कैसा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, तो अब आज हम बात करेंगे कि आखिरकार हम जो है लगभग हमारे पास में, मैंने बताया 80 to 90 डेज है, 80-90 दिन है हमारे पास में। और इन दिनों में दोस्तों किस प्रकार से तैयारी की जाए जो हम सेफ स्कोर हासिल कर सकें। चलिए आइए बच्चों, बात करते हैं। देखिए, अब भाई कोई बिगिनर हो या फिर कोई रिपीटर हो, यानी कि या तो कोई फ्रेश, एकदम फ्रेशर हो जो बिल्कुल ही एग्जाम की तैयारी कर रहा है, शुरुआत ही करी है, जिसने एमए हुई है ताजा ताजा, या फिर एडमिशन लिया है, दूसरा सेमेस्टर है, तीसरा सेमेस्टर है, जो भी हो, जो फ्रेशर है। और या फिर कोई रिपीटर है, एक दो एग्जाम दे चुका है, अब जो है वापस से अच्छी तैयारी करके एग्जाम दे रहा है। तो देखिए, 5 आपको महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा मैं आपको। कितनी? 5 महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा कि सेफ स्कोर कैसे हासिल किया जाएगा। देखिए दोस्तों, गिनते रहना, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, नंबर एक दोस्तों, सबसे पहले मेरी राय क्या रहती है बच्चों को, सबसे पहले मेरी राय यही रहती है कि बच्चों परीक्षा के पैटर्न को समझो और सिलेबस को देखो। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी तो सीधे ही एग्जाम की तैयारी करने निकल जाते हैं, है ना। देखते ही नहीं है पाठ्यक्रम में क्या है क्या नहीं है। भाई जो देखता है अच्छी बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चे देखते ही नहीं है। कई बार कुछ पढ़ा रहा होता हूँ यूट्यूब पे, तो बच्चे बोलते हैं गुरुजी कौन सी यूनिट का है ये। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि ये यूनिट किस में, यानी कि किस यूनिट में ये टॉपिक है। तो दोस्तों, इतना तो हमारा फर्ज बनता है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, नेट जेआरएफ की करें, पीजीटी की करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की करें, सबसे पहले दोस्तों हमें सिलेबस देखना होता है। और आयोग के द्वारा भी सिलेबस ही जारी किया जाता है ताकि बच्चा देख ले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको परीक्षा के पैटर्न प्लस सिलेबस को समझना होगा, ठीक है ना। परीक्षा के पैटर्न प्लस सिलेबस को आपको समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, पैटर्न में आप सभी जानते हैं कि जो ओवरऑल जो प्रश्न होते हैं वो हमारे 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। जिसको दोस्तों हम देखते हैं कि 50 जो क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन पेपर 1 प्लस दोस्तों 100 क्वेश्चन पेपर 2, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया हमारा, ये 150 का मामला हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा दोस्तों
2 नंबर का होता है, यानी कि दोस्तों 150 क्वेश्चन हमारे कितने नंबर के हो जाएंगे, ये हमारे 300 नंबर के हो जाएंगे। तो दोस्तों 300 मार्क्स जो है उनमें से हमारी फाइनल कट ऑफ निकलती है। ओके, तो ये तो पैटर्न हो गया, और किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप जो है सारे ही प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको सोचना नहीं है कि यार ये करूं नहीं करूं, नकारात्मक अंकन है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, सिलेबस दोस्तों आपको देखना है। हमारे सिलेबस के अंदर दोस्तों कितनी यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है, और दोस्तों हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा सिलेबस में बताया गया है कि प्रत्येक यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे। इट मींस दोस्तों 10 में से 100 क्वेश्चन। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा यही रहता है। सिलेबस डिस्कशन दोस्तों हमने कर लिया है। जब हमने आरंभ सीरीज शुरू की थी तो उसमें ही सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में दोबारा चर्चा करेंगे तो समय व्यर्थ करना ही माना जाएगा, बिकॉज दोस्तों सिलेबस को हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसमें टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले आप जो है पैटर्न को समझिए। पैटर्न आपके अच्छे से समझ में आ ही गया है। इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। इसी के साथ पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं जो 100 नंबर कैरी करते हैं, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 नंबर कैरी करते हैं, और कुल मिला के 300 नंबर का हमारा ये पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है ना, ये जब आप चीज समझ जाएंगे दोस्तों, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड सबसे महत्वपूर्ण, पढ़ाई तो शुरू करनी है भाई, बिना पढ़े तो कैसे होगा, लेकिन दोस्तों आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये है पीवाईक्यू। आप इसको करना दोस्तों उचित ही नहीं समझते। बच्चों को लगता है क्या क्वेश्चन तो रिपीट होंगे नहीं, हालांकि इतने क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, 5 7 10 क्वेश्चन हो जाते होंगे, लेकिन इतने नहीं होते। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, जब मैं एग्जाम दिया करता था तो हमेशा पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन जरूर किया करता था। इससे मुझे मेरे अंदर इतनी क्षमता विकसित हो चुकी थी कि मैं अनुमान लगा लेता था कि इस बार यहां से प्रश्न जरूर बनेगा, और ऐसा होता भी था। तो दोस्तों पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। पुराने प्रश्न पत्र ही हमें बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, पढ़ना क्या क्या है इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन दोस्तों छोड़ना क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है। किस टॉपिक को प्राथमिकता दें और किस टॉपिक को छोड़ दें, तो दोस्तों बताएगा कौन, पीवाईक्यू। दोस्तों नियम बना लो, किस चीज का, दोस्तों नियम बना लो, सुबह उठो, मुंह धो, और पहली चाय के साथ में एक पेपर सेट सल्टा दो, है ना। तो दोस्तों दिन को 2 भागों में डिवाइड करो। चलो इसमें छोड़ो, आप सबसे पहले दोस्तों दिन में आप 2 सेट लगाओ। ठीक है ना, दिन में 2 सेट लगाओ। गुरुजी आपने तो कहा सुबह की चाय के साथ में, बिल्कुल, सुबह उठो, सुबह चाय पीते पीते नाश्ता नुश्ता करते करते बढ़िया अपना एक सेट लगा लिया करो, है ना। तो दोस्तों एक सुबह हो गया, उसके बाद में दिन भर में अपनी पढ़ाई कीजिए नियमित दोस्तों, 6 से 8 घंटा, ज्यादा नहीं तो 6 घंटा तो आप मिनिमम मान के चले, आपको अध्ययन करना ही है। ठीक है, वो अपना अध्ययन कीजिए। रात को सोने से पहले एक और सेट लगा लो। क्यों भाई, पीवाईक्यूज के लिए दोस्तों सबसे सटीक फॉर्मूला यही है, सुबह सुबह उठ के एक सेट लगा लो, और दोस्तों रात को सोने से पहले एक सेट और लगा लो। पुराने प्रश्न पत्र तैयार हो जाएंगे, और दोस्तों उनकी जो आप सोल्व करते हो, जो भी बुक से पढ़ते हो दोस्तों, उनकी आराम से व्याख्या वगैरह पढ़ोगे, थोड़ी बहुत थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये नियम बना लो। बाकी दिन भर के अंदर जो है अपना पढ़ते रहो, जो आप जो भी यूनिट पढ़ रहे हैं, टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं, उन्हें आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखिए उसको, है ना। अब देखिए दोस्तों एक बात और आपको बतानी जरूरी है, वो ये है कि ये जब आप पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, है ना, सुबह और शाम, यानी कि दिन की शुरुआत के साथ में और रात को सोने से पहले पीवाईक्यू सोल्व करना है आपको। पीवाईक्यू सोल्व करते करते आपको ये लगेगा कि हाँ भाई इस टॉपिक में से, यानी कि ये जो जैसे मौर्य काल है, तो मौर्य काल में से अभिलेखों में से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ, अभिलेखों को अच्छे से कंठस्थ कर लेता हूँ। ठीक है, आप पाएंगे कि युद्धों वाले क्वेश्चन थोड़े कम हो चुके हैं, आजकल नहीं आते हैं, है ना, कल्चरल हिस्ट्री ज्यादा आती है। मुगल काल को देखेंगे तो दोस्तों मुगल काल का सांस्कृतिक इतिहास ज्यादा पूछा जाता है, कल्चरल हिस्ट्री आती है जिसके अंदर दोस्तों, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला के क्वेश्चन आते हैं। तो जो राजनीतिक इतिहास है, युद्ध हो गए, और ये बहुत कम पूछे जाते हैं।
पूछे तो जाएंगे लेकिन दोस्तों इतने नहीं पूछे जाते। आप मुगल काल के पीवाई क्यूज लगा के देखो नेट जेआरएफ के, तो दोस्तों चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत, साहित्य, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। युद्धों के क्वेश्चन नाम मात्र के होंगे, और दोस्तों कथन वगैरह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कोटेशंस, है ना। तो ये सब कुछ कैसे पता चलेगा आपको, पीवाई क्यू, पीवाई क्यू निकालोगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीजें तो मुझे पढ़ के ही जानी है, और अनुमान भी लगाओगे हाँ भाई इस बार ये आ सकता है, एग्जामिनर की नजर कहाँ पर है। तो बच्चों ये आपको करनी, ये प्रैक्टिस है, क्योंकि दोस्तों मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि पेपर से 20 दिन पहले या 1 महीने पहले मैं पीवाई क्यू देख लूं, है ना। ये भी सही है वैसे, कुछ गलत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप साथ साथ करेंगे ना तो बर्डन नहीं आएगा। पेपर के 1 महीने पहले रिवीजन करते रहो, है ना, साथ साथ पीवाई क्यूज रोज सुबह शाम करो। कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा दिन में लग जाएगा, 1 घंटा रात को लग जाएगा, बाकी 4-5 घंटे दिन में निकाल लो आप अपनी पढ़ाई के। तो कम से कम पीवाई क्यू जरूर करो, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे, बिल्कुल। तो दोस्तों पैटर्न समझ जाओगे, और पैटर्न समझने के बाद में जब पीवाई क्यू देखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। आएंगे तो सिलेबस में से ही, लेकिन किस पोर्शन को एग्जामिनर ज्यादा टच कर रहा है, कहां से प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां तक आपने परीक्षा पैटर्न को समझ लिए। देखिए कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को दोस्तों उसमें जो है स्कोर, अच्छा स्कोर करने के लिए पीवाई क्यू देखना पड़ता ही है, नजर डालनी पड़ती है पीछे दोस्तों। वो अपने कहते हैं ना इतिहास में कि दोस्तों जितना आपको आगे जाना है तो थोड़ा पीछे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो तीर होती है, तीर उसको जितना पीछे खींचेंगे वो उतनी आगे जाएगी। तो दोस्तों पीवाई क्यू पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आपको नजर डालनी है, ये आपको जो है 90+ स्कोर करने में बड़ी मदद करेंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ पैटर्न आपको समझ में आएंगे कि एग्जामिनर किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, किन किन टॉपिक्स को बार बार जो है टच कर रहा है एग्जामिनर। चलिए भाई, पीवाई क्यू की बात हो गई, बात हो गई यहाँ पर हमारी एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों 2 नियम तो मैंने आपको बताए, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो आप सभी करते हो लेकिन आपको नहीं करनी है आज से, आज से अभी से। दोस्तों एक हमारा बिचारा पेपर है, क्या है, बिचारा पेपर। इसको मैं बिचारा पेपर क्यों बोल रहा हूं भाई, है क्यों बोल रहा हूं मैं बेचारा पेपर, क्योंकि दोस्तों इस बेचारे पर कोई नजर ही नहीं दौड़ाता, जिसको देखो वही विषय को पढ़ने में लगा हुआ है। पेपर 1 को तो आप सभी हल्के में ले लेते हो, आप सोचते हो कि क्या है जो है एग्जाम से पहले देख लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन दोस्तों आप ये चीज भूल रहे हो कि जो पेपर 1 है वही स्कोरिंग है। पेपर 1 जो है दोस्तों यही आपको जेआरएफ दिलवाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको आप ज्यादा समय दे रहे हो ना, जिसके साथ में दोस्तों ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो दोस्तों, वो आपको धोखा भी दे सकता है। इतिहास का पेपर दोस्तों अक्सर ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य का पेपर है, राष्ट्रवादी जो लेखन है उसके अंदर बहुत सारी जो है रचनाएं पूछ ली जाती है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं भी पूछ ली जाती है, ठीक है, कुछ कालिदास को पढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य में भी कालिदास आता है, संस्कृत में भी पढ़ते हैं, तो दोस्तों हमें ये लगता है कोई हिंदी साहित्य का पेपर चल रहा है, कालिदास की रचनाएं आ जाती है एग्जाम के अंदर, उसके काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, समझ में नहीं आता। आधुनिक भारत तक आते आते ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यूं लगता है कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर चल रहा है। कुछ जो है दोस्तों संविधान संबंधित, संवैधानिक परिवर्तन संबंधी क्वेश्चन आ जाते हैं, अमेंडमेंट कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि अधिनियम आ जाते हैं 1919, 1935, 1909, ठीक है, एक्ट आ जाते हैं तरह तरह के। बच्चा सोचता है यार हिस्ट्री का पेपर है या फिर पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो दोस्तों पेपर का जो पैटर्न है बदलता रहता है पेपर 2 का, ठीक है। पेपर 1 आपको दोस्तों अच्छे खासा स्कोर देगा। पेपर 2 में मैं हमेशा कहता हूं 50% स्कोर करने में भी बड़ी मेहनत लगती है, यानी कि 100 में से 50 क्वेश्चन सही कर लो आप दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है। होते हैं ऐसा नहीं होते, 60, 65, 70 तक क्वेश्चन सही करते हैं बच्चे, लेकिन काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, है ना, एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। पेपर 1 ऐसा है कि दोस्तों अभी जैसे मान लीजिए 3 महीने है ना, तो 3 महीने में भी दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़ के और उसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, पीवाई क्यू भी लगा सकते हो। पेपर 1 के भी आपको पीवाई क्यू लगाने हैं, ठीक है ना, इसके भी आपको दोस्तों क्या करने हैं, पीवाई क्यू लगाने हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई, सुबह उठ के पेपर 1 का पीवाई क्यू लगा लो, रात को सोने से पहले पेपर 2 का पीवाई क्यू लगा लो, कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो दोस्तों पेपर 1 को हलवा मत समझो और पेपर 1 को हल्के में मत लो दोस्तों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कितने आएंगे, 50, और दोस्तों यहां पर नंबर का मामला है 100 नंबर, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों पेपर 1 के अंदर आप
इजीली 50 में से 30 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो, बिल्कुल 30 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो आप, आसानी से हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों तब होंगे जब इसको समय दोगे, बिना समय के कैसे होंगे भाई, जब आप टाइम ही नहीं दे रहे हो इसे तो कैसे होंगे। देखिए आप इसमें ये देखिए कि इसके अंदर हायर एजुकेशन वाली जो यूनिट है दोस्तों, उसमें तो ऑलमोस्ट हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं, एंशंट यूनिवर्सिटीज आ जाती है, वो पूछ ले जाते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जो दोस्तों जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच आयोग है, जो समय समय पर आयोग आते हैं वो आ जाते हैं। तो वो तो मोस्टली हिस्ट्री के टॉपिक है, वो तो हमारी वैसे ही दोस्तों कवर हो जाती है। इसके अलावा आप ये देखो कि इसके अंदर जो है एक हमारा पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 में से 4 तो हर कोई इजीली सही कर देता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में थोड़ा जोर आता है तो थोड़ा दोस्तों वो भी कई बार हो जाता है, तो 4 तो इजीली आप वैसे सही कर देते हो। मैथ रीजनिंग डीआई आती है, ये बच्चों को टफ लगती है, लेकिन जिस विद्यार्थी की मैथ अच्छी है उसके लिए दोस्तों 15-16 नंबर आराम से वो हासिल कर सकता है। मैथ रीजनिंग डीआई को मिला के दोस्तों 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं, इजीली क्वालिफाई कर सकता है वो, इजीली जो है सही कर सकता है इन क्वेश्चंस को। रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े सरल होते हैं, पांच पांच क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो दोस्तों आराम से आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, कम्युनिकेशंस के आएंगे, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, थोड़ा बहुत इनको पढ़ोगे तो इजीली क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों इसमें यदि आप 30 प्लस स्कोर करते हैं ना, तो दोस्तों मान के चलो आप जेआरएफ हासिल करोगे। मैं जिन भी विद्यार्थियों को जानता हूं जिन्होंने जेआरएफ हासिल किया, इवन मैंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है दोस्तों, तो जब मैंने जेआरएफ किया था तब मेरे भी 30 प्लस स्कोर थे इसमें, और मैंने भी समय दिया था, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में 2 अटेम्प्ट दिए, नेट हुआ मेरा, तो उसमें मुझे समझ में आया कि पेपर 1 का क्या महत्व है। क्योंकि दोस्तों सिलेबस छोटा है, और देखो विषय का कोई अंत नहीं है, इतिहास आप पढ़ने बैठो पढ़ते रहो, कोई अंत नहीं है, क्वेश्चन कहीं से ही पूछ ले जाएंगे, कई बार बिना हाथ पांव के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। समझ में नहीं आती क्वेश्चन पूछने का औचित्य क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक किस नदी का पानी पीता था, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ढूंढते रहो फिर नदी, है ना। हालांकि गंगा नदी का पानी पीता था वो, लेकिन दोस्तों बात यह है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता हुआ आपको नजर आएगा। तो पेपर 1 को आपको कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि पेपर 1 को दोस्तों साथ साथ लेके चलो, इस बेचारे को पीछे मत छोड़ो, ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, इसको हल्के में मत लो, ये आगे आपकी मदद करेगा दोस्तों। स्कोरिंग है, स्कोरिंग पेपर 1 बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है ना, याद रखेंगे बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, एक चौथा पॉइंट जो दोस्तों बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है, दोहराव, रिवीजन, ठीक है ना। दोस्तों रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जो कि दोस्तों आप नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक बार पढ़ लेने से ही जो है सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने के बाद में उसको दोस्तों परीक्षा तक याद भी रखना पड़ता है, और परीक्षा तक याद रखने के लिए हमें रिवीजन भी करना होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में समय भी कम है अभी, और हमें स्कोर करना है 90 प्लस। तो देखिए जो फ्रेशर्स हैं और अगर थोड़े बहुत नोट्स बना रहे, रिपीटर्स ने तो मैं मान के चलता हूँ कि नोट्स बना ही रखे होंगे, शॉर्ट नोट्स, उनको रिवीजन कर लिया करो। जो फ्रेशर्स हैं उन्हें कहूंगा कि भाई पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बनाते रहो, अपने रिवीजन में काम आएंगे, है ना। दोस्तों रिवीजन बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी यार मैं तो भूल जाता हूँ, ये बीमारी बड़ी गंदी है। दोस्तों बीमारी गंदी नहीं, बीमारी अच्छी है, भूलना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। मनुष्य के जीवन में सारे काम अच्छे ही अच्छे नहीं होते हैं, कुछ काम बुरे भी होते हैं। तो अगर आप भूलोगे नहीं तो दोस्तों फिर बुरी जो चीजें हुई है उनको कैसे भूल पाओगे, उन्हें सोच सोच के आप डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए ये जो भूलने का जो है दोस्तों ये गुण है हमारा, इसको दुर्गुण मत समझो। भगवान ने एक अच्छा गुण दिया कि आप भूल जाते हो, है ना। लेकिन दोस्तों अब भूलने में हम सब कुछ ही भूलते हैं। 10 दिन मैं विषय नहीं पढ़ूं दोस्तों, मेरे भी चीजें धुंधली हो जाएगी। पढ़ना पड़ता है, रेगुलर टच में रहना पड़ता है, तो रिवीजन करो। परीक्षा तक याद रखने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों। अब दिन के वो 2 भागों में बांट लो। 2 तरीके हो सकते हैं रिवीजन के, क्या हो सकते हैं, या तो दोस्तों आप जो है दिन के एक भाग में पढ़ाई करो और दूसरे भाग में रिवीजन करो। यानी कि हो सकता है कि भाई आप जो है मॉर्निंग आवर्स में, मॉर्निंग आवर्स थोड़े अच्छे होते हैं दोस्तों, तो माइंड फ्रेश रहता है, तो थोड़ी नई चीजें पढ़ लो, ठीक है। इवनिंग में, दोपहर में, या फिर रात को
यानी कि पीवाई की सोल्व करने से पहले आप रिवीजन कर लो उसका। अगर ऐसे सही नहीं लगता है तो एक बेस्ट पैटर्न यही है कि हफ्ता भर पढ़ो, संडे वाला दिन दोस्तों सबको साइड में रख दो और रिवीजन वाला काम करो। ठीक है, यानी कि वीक में 6 दिन आप पढ़ाई करो और दोस्तों 7वें दिन एक दिन दोस्तों आप रिवीजन कर लो। साथ साथ रिवीजन करते जाओगे ना बच्चों, तो ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, यूं लगेगा कि हाँ यार एग्जाम में इस बार तो क्वालिफाई हो जाएंगे, जेआरएफ इस बार तो कर लेंगे। तो दोस्तों रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट। पांचवा पॉइंट देखो दोस्तों, पांचवा पॉइंट हम कह सकते हैं प्रायोरिटी देना या प्राथमिकता। दोस्तों प्राथमिकता बोले तो दोनों ही पेपर को बैलेंस बना के चलना है, ये बात मैं आपको कह चुका हूं। किसी भी एक पेपर को ऐसा नहीं कि हल्के में छोड़ दो, बैलेंस अप्रोच अपनानी है, दोनों को पढ़ना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका क्या टाइम रूटीन रहता है भाई, बहुत सारी लड़कियां जो है हाउसवाइफ है, तो वो अपने समय को अपने अनुसार जो है मैनेज करे। वो देखें कि भाई किस समय जो है उनके काम नहीं रहता है तो उस समय वो पढ़ाई कर ले। और बाकी जो मतलब हाउसवाइफ नहीं है तो दोस्तों उनके पास में फिर पूरा समय है, तो वो अपना उस हिसाब से समय यूटिलाइज करे। प्राथमिकता दोस्तों, आप जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स को प्राथमिकता दो। 90+ स्कोर करना है ना, तो दोस्तों सब कुछ नहीं पढ़ना होता, कुछ चीजें छोड़नी भी होती है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक्स, अब वही बात की ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब वही बात की ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स का पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है? दो तरीके से पता चल सकता है, या तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तो पुराने प्रश्न देखेंगे ना, हमें तो देखना ही पड़ेगा आपको पढ़ाना जो है। या फिर दोस्तों आप पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करो, तो इससे आपका जो है पीवाई क्यूज भी कवर हो जाएंगे, साथ साथ में आपको पता भी चल जाएगा टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, मैं भी आपको दोस्तों बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन्हें थोड़ा कम पढ़े तो चल जाएगा काम। तो दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक्स के अंदर हम देखें, सबसे पहले जब विषय को पढ़ें तो उसमें प्राथमिकता दें कि हमें ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, इनको इतना नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हम शुरुआत करते हैं दोस्तों प्राचीन भारत की। अगर हम बात करें तो टॉपिक देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, पाषाण काल की भी बात कर लें। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो वहां से ज्यादातर क्वेश्चन एविडेंस के आते हैं कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है, स्थल के बारे में बताइए। ठीक है, वैदिक काल की बात करेंगे तो वैदिक साहित्य बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक काल में समाज से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, साहित्य से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। महाजनपद काल देखें दोस्तों, राजधानी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, कौन से महाजनपद की क्या राजधानी, पहले तो दोस्तों आते थे, रिपीटेडली आते थे, लेकिन आजकल थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिर भी पूछ लिए जाते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आ जाती है, अब बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता भाई पत्नी पुत्र, ये क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, उनकी शिक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। आत्मा, पुनर्जन्म में विश्वास, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग हो गए, आर्य सत्य हो गए, ये क्वेश्चन ज्यादा, शिक्षाएं ज्यादा आती है। ठीक है, और दोस्तों मौर्य काल की बात कर लो तो मौर्य काल के अंदर मौर्यकालीन प्रशासन क्वेश्चन आते हैं और अशोक के अभिलेख के क्वेश्चन आते हैं, प्रशासन से संबंधित प्रश्न ज्यादा बनते हैं। युद्ध वगैरह आजकल इतने प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन हाँ मौर्यकालीन प्रशासन से प्रश्न आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, तो प्रशासन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, गुप्त काल को पढ़ोगे तो वहाँ के मंदिर स्थापत्य को पढ़ो। गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है भाई, तो वहाँ के मंदिर मंदिरों को पढ़ो। ठीक है, कुषाण वंश पढ़ोगे दोस्तों तो वहाँ की कला पढ़ो, मथुरा कला पढ़ो, गांधार कला पढ़ो। मैं कह रहा हूँ कि बार बार कह रहा हूँ, कल्चरल हिस्ट्री, ठीक है, कला साहित्य स्थापत्य, ये ज्यादा आते हैं क्वेश्चन आजकल। हर टॉपिक देखो, मिडिवल इंडिया पढ़ लो, सल्तनत काल उठा लो, सल्तनत काल के अंदर भी दोस्तों सल्तनत कालीन प्रशासन से प्रश्न ज्यादा बनेंगे, युद्धों से इतने नहीं बनेंगे। ठीक है, मुगल काल देख लो तो प्रशासन क्वेश्चन प्रशासन से ज्यादा बनेंगे। चित्रकला है, संगीत कला है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, समझ रहे हो? तो दोस्तों हाँ, मॉडर्न इंडिया में हो सकता है कुछ आपसे जो है युद्ध वगैरह पूछ लिया जाए, तो यहाँ से मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हर टॉपिक के अंदर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है, यानी कि ये प्राथमिकता देना होता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो बार बार पेपर देते हैं, बार बार निकल जाता है एग्जाम। यानी कि आपने ऐसा सुना होगा बहुत बार कि इसने 5 बार नेट किया हुआ है, इसका 8 बार नेट है, ऐसे भी चीजें सुनी होगी आपने, जरूर सुनी होगी भाई। ये दोस्तों कैसे होता है? और जिनके 8 8 9 9 बार नेट है ना, वो ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन ऐसे ही पढ़ते रहते हैं।
मतलब एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि दोस्तों अगर आप वैसे भी जाएंगे ना तो भी आपको परीक्षा का पैटर्न पता है, आपको पता है एग्जामिनर की नीड क्या क्या मांगता है वो, आप आराम से सोल्व कर लोगे, आराम से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बशर्ते कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानो कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, रिवीजन करो प्रॉपर वे में, पेपर वन को महत्व दो, दोनों पेपरों को दोस्तों बैलेंस अप्रोच के साथ में पढ़ाई करो, और दोस्तों पीवाई क्यूज को बार बार पढ़ो और रिवीजन करो। पेपर के समय तक हमारा 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, पूरा सिलेबस दोस्तों कवर होकर रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आप चाहो तो आप फिर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एक चीज और देख लो, जब सब चीजें आप कवर कर लो दोस्तों तो फिर मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है ना। मॉक टेस्ट लगा लो दोस्तों, जिससे क्या हो जाएगा, आपका मूल्यांकन हो जाएगा। भाई पढ़ते ही पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों पता क्या चलेगा कि सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। सही गलत का पता कैसे चलेगा भाई, वो तो तब पता चलेगा ना जब हम खुद का मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन कैसे होगा, पेपर देके। अब आजकल बच्चा क्या सीधा नेट वाला पेपर देके खुद का मूल्यांकन करना चाहता है, फिर वहां पे फेल हो जाता है तो फिर बड़ा दुख होता है। तो इसलिए पहले थोड़े बहुत मॉक टेस्ट लगा लिया करो, जिससे क्या होगा, फेल भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना। बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका जो है दोस्तों माइंड सेट उस लेवल का हो जाएगा कि हाँ भाई नेट के क्वेश्चन इजीली क्वालिफाई हो पाएंगे, और प्लस पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 90+ स्कोर यदि आपको करना है तो एक तो पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो। विदाउट सिलेबस विदाउट पैटर्न फॉलो किए दोस्तों नहीं होगा। पीवाई क्यूज को दोस्तों हमें देखना है, पेपर वन और पेपर टू दोनों के ही पीवाई क्यूज को देखना है। सुबह शाम, सुबह उठने के साथ रात को सोने से पहले पीवाई क्यू जरूर सॉल्व करो। यही पीवाई क्यू आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, पेपर वन को बिल्कुल बेचारा मत छोड़ो, इसको साथ लेके चलो, इसको साथ लेके चलो दोस्तों। विषय के विषय मैं फिर बताता हूँ, विषय फिर भी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन दोस्तों पेपर वन नहीं देगा। कई बार पेपर वन टफ आ जाता है, लेकिन ये 3 महीने में भी, पूरा 3 महीने अगर हम मान के चले भी हमारे पास में है तो 3 महीने में भी एक बार अच्छे से सिलेबस कवर होके और दोबारा हम जो है रिवीजन भी कर सकते हैं अच्छे से। इतना प्यारा पेपर है, इसको समय दो दोस्तों, ठीक है। ये मेरा निजी अनुभव है, पेपर वन जिसमें में जिसके ज़्यादा स्कोर होते हैं उनका जेआरएफ डेफिनेटली होता है। अब बाकी अपवाद तो हर जगह पाए जाते हैं। रिवीजन दोस्तों करते रहो, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ उसे परीक्षा तक याद भी रखना है, ठीक है, पचाना भी है। यूँ नहीं कि बस सीधा पढ़ लिया और वापस उगल दिया, नहीं दोस्तों। सारी इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे तथ्य हैं, रिवाइज करना है। और रिवाइज दोस्तों एग्जाम के दिनों में कभी भी आपकी किताबों से रिवीजन नहीं होती, रिवीजन हमेशा आपके नोट्स से होती है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि नोट्स फर्स्ट टेक योर टाइम देन सेव योर टाइम, कि जो नोट्स हैं वो पहले आपका समय खाएंगे। बिल्कुल बहुत जोर आता है भाई मोटी मोटी किताबों के नोट्स बनाने में, ठीक है, लेकिन बाद में आपका समय बचाएंगे। लेकिन दोस्तों मोटे मोटे रजिस्टर जब रिवाइज करने बैठोगे ना अपने हाथ से लिखे हुए, मैं कह रहा हूँ एक दिन में पूरा रजिस्टर रिवाइज कर दोगे। 2-2 3 3 दिन में दोस्तों 2-2 3 दिन रजिस्टर रिवाइज हो जाते हैं जब हम हमारे हाथ से लिखे हुए नोट्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप जानते हो स्कूल के दिनों में बहुत की भी होगी, लेकिन अब जो है हम कॉलेज में आ चुके हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, अब हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है ना, बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, इधर उधर इंस्टाग्राम भी देखना होता है, व्हाट्सअप भी देखना होता है, दोस्तों से बातें भी करनी होती है, तो फिर कहाँ टाइम मिले। लेकिन दोस्तों स्कूल वाला पैटर्न आज भी बिल्कुल जो है आज भी बिल्कुल सही है, और आज भी जो है सफलता में महत्वपूर्ण 100% दोस्तों कारगर साबित होता है। तो नोट्स बनाओ और उनको रिवीजन करो, जल्दी रिवीजन हो जाता है, ठीक है। चलिए मॉक टेस्ट देते रहो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एक टेस्ट दोस्तों एक्स्ट्रा बता दिया, एक छठा पॉइंट की मॉक टेस्ट भी देने, ठीक है, इसी में मान लो आप ही। तो कुल मिला के दोस्तों इन चीज़ों को जब आप फॉलो करोगे तो 90+ स्कोर इजीली आ जाएगा। सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा जो है कल्चरल हिस्ट्री की तरफ बढ़िए, कल्चरल है, लिटरेचर है, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इनको थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखो दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं मुगल काल के अंदर से, मध्यकालीन भारत के अंदर से कितने क्वेश्चन दोस्तों कला स्थापत्य साहित्य से ही पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो आपको जो है ये पैटर्न फॉलो करना है, इन इन टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर एंशंट हिस्ट्री पढ़ो तो उसमें भी कला संबंधी चीज़ें पढ़ो, गुप्तकालीन कला पढ़ो, और जो है मंदिर स्थापत्य पढ़ो गुप्त काल का। इसी के साथ में मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला के अंदर जो है अशोक के स्तंभ आ जाएंगे, अशोक के अभिलेख आ जाएंगे, ठीक है, उन्हें पढ़ो। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ो कि मौर्यकालीन प्रशासन क्या था, ठीक है। मिडिवल इंडिया के अंदर मध्यकाल में सल्तनत काल का, मुगल काल का प्रशासन पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये चीज़ें आपको पता चलेगी जब पीवाई क्यू लगाओ, फिर आपको कि हाँ गुरुजी बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे, है ना बच्चों। तो देखिए दोस्तों जब इन चीज़ों को आप बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से अप्लाई करोगे तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 90+ स्कोर ना हो। मेरे बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, हजारों बच्चों को पढ़ाया, और काफ़ियों का दोस्तों नेट और जेआरएफ भी हुआ है, अच्छे अच्छे रैंक के साथ में हुआ है दोस्तों, अच्छे अच्छे नंबर्स के साथ में हुआ है। बस वो क्या करते थे, वो वही स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे उनको जो बताई जाती थी। अब देखिए दोस्तों एक ही क्लासरूम में से बच्चा मेरिट में भी आता है, बच्चा फेल भी होता है, फर्क होता है कि फॉलो करने का।
कि आप उसे किस हद तक फॉलो करते हैं। तो बच्चों, हाउ टू स्कोर 90 प्लस पेपर 2 हिस्ट्री। तो दोस्तों दोनों पेपर को मिला के 90 प्लस स्कोर करना है तो आपको ये 5-6 पॉइंट्स पर, इन 5-6 बिंदुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इन ये जो मैंने बातें आज बताई है इस क्लास में, इन्हें अप्लाई करेंगे और निश्चित ही 90 प्लस स्कोर लेके आएंगे। और सेफ स्कोर हासिल करने के बाद में बड़े आराम से जो है आप अपने रिजल्ट का इंतजार करेंगे। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।